मेरा नाम राहुल है। हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनवायरनमेंट सीरीज़ का, जो विजन आईएएस का सितंबर का करंट अफेयर्स है। ये 5.1 नमामि गंगे मिशन है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट करा है 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, जो कि नमामि गंगे मिशन में आएंगे। और क्या है इस न्यूज़ में ये है कि 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे जो कि इनॉग्रेट होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, मुन्नी की रेती, बद्रीनाथ, जो कि 500 करोड़ के होंगे। हरिद्वार ऋषिकेश जोन जो कंट्रीब्यूट करता है 80% वेस्ट वाटर करता है, जो लोड होता है रिवर गंगा में। और गंगा अवलोकन म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट हुआ था, जो फर्स्ट ऑफ द काइंड है, वो हरिद्वार में हुआ था। जो म्यूजियम है वो एक स्पेशल अटेंशन है पिलग्रिमेज के लिए। और इसको हमें समझने के लिए ये कि गंगा एक हमारी हेरिटेज है, एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, और हम गंगा को बहुत पूछते हैं। अब बात कर लेते हैं नमामि गंगे मिशन के बारे में। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जो रिवर गंगा के लिए है, और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में निकाल लिया था, जिसका बजट था 20,000 करोड़। और ये इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। और जितने भी स्टेट है उसको सपोर्ट करेंगे इस मिशन को। NMCG जो रजिस्टर्ड है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर है। और ये एक्ट करेगी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन आर्म, जो कि होगी नेशनल काउंसिल फॉर रिज्यूनोवेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जो कि रेफर करता है एज ए नेशनल गंगा काउंसिल। इसका जो एम है और ऑब्जेक्टिव यही है कि ये अकॉम्प्लिश करेगा और मैंडेट करेगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ये इंश्योर करेगा इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड रिजुनोवेशन ऑफ रिवर गंगा। कैसे? वो जैसे अडॉप्ट करेगा ये रिवर बेसिन अप्रोच, जो प्रमोट करेगा इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और मेंटेन करेगा मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो जो है रिवर गंगा में, ताकि एक मिनिमम एक कि जो वाटर की क्वालिटी है वो गिरे ना, और इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल हो। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 टायर स्ट्रक्चर में है डिवाइडेड है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो प्रिवेंशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अबेटमेंट करेंगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन का गंगा में जो हो रहा है। और एक नेशनल गंगा काउंसिल बनेगी जो कि इस्टेब्लिश हुई है प्राइम मिनिस्टर के अंडर चेयरमैनशिप पे। और इसने रिप्लेस करा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन। ठीक है। NGC जो है उसमें बोर्ड होंगे चीफ मिनिस्टर, जो 5 स्टेट के होंगे बेसिन के: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन पांचों से वो गुजरती है। ठीक है। और ये इनको साल में एक बार तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। इसी के साथ एम्पावर टास्क फोर्स भी है जो रिवर गंगा में अंडर रहेगी, जो कि चेयर करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटस जान लेते हैं नमामि गंगे मिशन का क्या स्टेटस है। तो अभी तक क्या हुआ है, 29% ऑफ द सैंक्शन बजट हो चुका है टू कंप्लीट 37% ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। जो बल्क का प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हो चुका है, और 152 पर्टेन हुए हैं जो अभी लगाए जाएंगे सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्रूशल कॉम्पोनेंट होता है रिवर क्लीन का। ठीक है। इसमें से 152 सेटअप STPs हैं और ओनली 46 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, जनवरी 2020 के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गंगोत्री है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, यहाँ से फ्लो करते हुए उत्तर प्रदेश में कानपुर, इलाहाबाद संगम में इनका रिवर गंगा और यमुना मिल जाती है और फिर ड्रेन हो जाती है। तो ये आप पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा जो स्टेट गंगा कमेटी होगी वो नोडल एजेंसी होगी और इम्प्लीमेंट करेगी प्रोग्राम्स हर स्टेट में। Besides this, these community will ensure conduct safety audits of the river और रेमेडीज बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ जो है वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा में होंगी, और वो ट्रिब्यूटरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा डिवाइड होगा एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में, जिसमें इमीडिएट विजुअल इम्पैक्ट होता है। ठीक है। और मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ होती है जो कि 5 साल के फ्रेम के अंदर इंप्लीमेंट होगी, और जो लॉन्ग टर्म का एक्टिविटीज़ है वो 10 साल के अंदर होगी। एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? जो रिवर सरफेस क्लीनिंग होगी उसका एड्रेस करेंगे, जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया या रूरल सैनिटेशन हो गया। ठीक है। ताकि जितने भी रूरल सीवेज ड्रेन से निकल जाए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ फोकस करेगी म्यूनसिपल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो एंटर करता है रिवर पे। लॉन्ग टर्म हो गया कि एक एडुकेट फ्लो होना चाहिए वाटर का, जो कि डिटरमाइन करना चाहिए ई फ्लो से, ताकि वाटर की यूज एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है। मेन पिलर्स जो है इस मिशन के वो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ कवरेज ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एबिटेंट्स ऑन बैंक्स ऑफ गंगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग होनी चाहिए सॉलिड वेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू घाट के, और एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एफिलुएंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम होना चाहिए, एक मॉडल विलेज बनाना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करे इस चीज़ को, और एक सेल्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए। इस प्लान में ये जो प्रिपेयर करेंगे हर चीज़ को लेके चलेंगे, गंगा का इकोसिस्टम, इसकी इकोलॉजिकल हेल्थ कैसे बढ़नी चाहिए, और कैसे इस जो इशू है कंपीटिंग वाटर यूजेस का होना चाहिए रिवर बेसिन में।
तो जो होलसम ऑफ रिवर है वो ग्राफ्स करा जाता है चार डिफाइनिंग टर्म्स पे। एक है अविरल धारा जो है कंटिन्यूस फ्लो, एक निर्मल धारा जो है अनपॉल्यूटेड फ्लो, एक जियोलॉजिकल एंटिटी जो भी इंपॉर्टेंट है, और इकोलॉजिकल एंटिटी, चार में डिवाइडेड है। ठीक है। इसके साथ ही 4 बटालियन गंगा इको टास्क फोर्स भी है जो स्प्रेड करेगा अवेयरनेस अबाउट द पोल्यूशन। इसके साथ इश्यूज भी हैं जो रेज करे गए हैं, जिसमें इन एडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट होगी, जिसमें गंगा बेसिन होगी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 मिलीलीटर का होगा पर डे का जो जनरेट करेगा। इसके अलावा 4,000 माइल MLD होगा। और यहाँ पे आप देखो कि ई फ्लो और इन्वायरमेंटल फ्लो भी होगा जो मिनिमम फ्लो होना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, जो प्रोटेक्ट करेगा स्ट्रक्चर को, ऑन फंक्शन करेगा। इसी के साथ जो भी रिस्ट्रिक्शन है डिक्रीज है फ्लो में, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज है, सिचुएशन इंक्रीज वो भी है, देयरफॉर मिनरल्स ऑफ द वाटर सेटल डाउन एट द रिवर बेड। ठीक है। जो डिक्रीज है फ्लो में वो इंक्रीज करेगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर वेरियस यूजेस। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो स्लज कंट्रोल जो है 180 MLD का होगा। ठीक है। और यहाँ पे 5 गंगा बेसिन स्टेट होंगे जो बनेंगे ODF। ठीक है। और ये प्रॉपर एक मैनेजमेंट लाएंगे इस चीज़ में, और कॉस्ट कवरेज जो आएगी उसको भी देखी जाएगी। ठीक है। एक IIT की रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग सीवरेज होगी वो होगी 1 पैसा पर लीटर एट 2010 प्राइस लेवल्स। जो हाउएवर द कॉस्ट कुड एक्सलेट ड्यू टू द फैक्ट दैट डेडलाइंस आर नॉट मैच। तो क्योंकि डेडलाइंस अभी मैच नहीं हो पाई है, ओवर ड्यू हो गया चीज़ें, तो अब बहुत महंगा पड़ सकता है ये। क्लीन गंगा फंड जो है वो इस एंटिटीज और कम्युनर के कंट्रीब्यूट करेगा गंगा क्लीन अप पे। हाउएवर जो NMGC है वो अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रही अमाउंट जो क्लीन गंगा फंड के पास है, और ये जो अंटायर अमाउंट लाई कर रहा है अभी बैंक के पास, ड्यू टू नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ इसलिए चीज़ें। ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे अभी भी ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है जो अभी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है इसलिए। और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो MOU साइन कर रखे हैं 10 मिनिस्ट्री के साथ, जो बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन अभी तक वो उसका कुछ डिटेल में आया ही नहीं है अभी तक। तो हमें अभी आगे देखना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होना चाहिए जहाँ पे जो पेस्ट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ऑल तो ज़्यादा ही हो रहा है आजकल के टाइम पे, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है पोल्यूशन हो जाता है। और तो यहाँ पे अभी कम करना चाहिए हमें एग्रीकल्चर जो होनी चाहिए रिवर बेड में ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवर लिंकिंग होना चाहिए, रिवर फ्रंट होना चाहिए। रिवर लिंकिंग मतलब कि दो रिवर को जोड़ दो, मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट एरियाज और वाटर सरप्लस एरिया उनको ऐसा बैलेंस कर दो कि दोनों जगह बैलेंस हो जाए। इसके अलावा मेकिंग विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री इंपॉर्टेंट है, ये भी पाइप वाटर सप्लाई और सब कुछ इंटीग्रेट करना चाहिए। प्रमोट डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होना चाहिए। और इसी के साथ जितने भी ये ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर है, साथ ही रीयूज ट्रीटमेंट वाटर वेस्ट, जो वेस्ट वाटर है वो इरीगेशन के लिए यूज़ होना चाहिए, रीयूज़ होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए नेचुरल ड्रेन्स में। जो भी अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ हैं उन पे मास्टर प्लान होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए। इसके अलावा डेवलप और रिस्टोर लोकल स्टोरेज भी होना चाहिए, जिसमें पॉन्ड्स लेकर आ जाते हैं, एक परमानेंट सोल्यूशन है फ्लड्स के और ड्रॉट्स के। जो 10% ऑफ वाटर जो रिसीव होता है मानसून में वही हार्वेस्ट होता है, बाकी सब यूज़ नहीं हो पाता, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बाकी सब भी यूज़ हो जाए। रिस्टोरिंग लोकल लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स एंड स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज इन गंगा बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर स्ट्रीम्स को है उनको भी यूज़ करना चाहिए। रिस्टोर बेस फ्लोज थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होना चाहिए। आजकल टाइम पे ग्राउंड वाटर में हम इतना ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है। ठीक है। तो वो भी हमें चीज़ देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया। ठीक है। ग्राउंड वाटर पे हमने खत्म करा था लास्ट न्यूज़ को, अब इस ग्राउंड वाटर पे ही है। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर है, इंपॉर्टेंट है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री। अभी उसने रिसेंटली इशू करे कुछ गाइडलाइंस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को। ठीक है। जो बैकग्राउंड है उसका देख लेते हैं कि न्यू ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस जो इशू करी गई है वो इशू सेंटर के द्वारा करी गई है December 12, 2018 में, और ये स्ट्रक डाउन करी गई थी NGT के द्वारा जनवरी 2019 में। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंस देयर वाज नो गाइडलाइंस अंडर द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल कैन बी इशूड, जो तो यहाँ पे जब NGT ने ऑब्जेक्शन ला दिया था तो इसी वजह से रिवाइज करा गया चीज़ें, और अभी इस टाइम पे ये नया रूल्स लाया गया। ठीक है। जिसमें क्या क्या गाइडलाइंस में NOC मैंडेटरी होगा न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे एक्सेट्रा। ठीक है। अगर विड्रॉ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, और जो स्पेशली अगर ओवर एक्सप्लॉटेड एरियाज की बात करो तो वहाँ पे ग्रांट कराया जाएगा ओनली टू MSME को। ठीक है। ओवर एक्सप्लॉटेड एरियाज वो होंगे जिसमें ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट मोर देन 100 होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि एनुअल ग्राउंड वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है रिचार्ज से। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो होगा ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से होगा। एग्जाम्पशन क्या है इसमें, अगर जो गाइडलाइंस इशू करी है उसमें एग्जाम्पशन 5 कैटेगरी के लोग होंगे। एक होंगे इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में होंगे, जो ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए होंगे। रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स होंगी, आर्म फोर्सेज एस्टैब्लिशमेंट होंगे, CAPF होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी, और MSME के होंगे जो ग्राउंड वाटर विड्रॉ कर रहे हैं लेस देन 10 क्यूबिक मीटर पर डे।
ग्राउंड वाटर यूसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। अगर बात करूँ 253 BCM विच इज़ बिलियन सेंटीमीटर पर ईयर यूज़ होते हैं, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें से 688 असेसमेंट होते हैं जो 17% यूज़ होते हैं, जो 17% क्लासीफाई हुए हैं एज अ ओवर एक्सप्लॉयटेड। 5% जो है क्रिटिकल होते हैं, 14% होते हैं सेमी क्रिटिकल, और 63% है वो सेफ़ है। जो मेजोरिटी है वो ओवर एक्सप्लॉइट करती है यूनिट्स को, जो कि कंसंट्रेट करती है, आपको पता ही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी एक्सेट्रा। अगर बात करूँ जो डेटा है हमारा माइनर इरिगेशन सेंसस 2013-14 का, उसमें ये बताया गया कि 87.86% जो ग्राउंड वाटर है वो मार्जिनल स्मॉल और सेमी मीडियम फार्मर्स के पास है, वो करते हैं, जिनके पास 4 हेक्टेयर की ज़मीन है। एब्स्ट्रैक्शन एंड रिस्टोरेशन चार्जेस ये भी इंपॉर्टेंट है, जो न्यू कंडीशन में है उसमें एनओसी होल्डर को पे करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन और रिस्टोरेशन चार्जेस, जो कि होगा क्वांटम ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो कि पहले के प्रोविजन में नहीं था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो तभी उनको एनओसी मिलेगा ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट को, जो कि होगा मोर देन 20 क्यूबिक मीटर पर डे। जो कंडीशन की बात करें तो वाटर जो होगा एस से वो यूटिलाइज होगा टॉयलेट फ्लशिंग, कार वॉशिंग, गार्डनिंग, इन सबसे। एनुअल वाटर, अब एनुअल वाटर ऑडिट्स में ही बोला है कि एनुअल वाटर ऑडिट्स जो कि कंपल्सरी होगी इंडस्ट्री यूजर्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम मैंडेटिंग इम्पैक्ट असेसमेंट जो ग्रांट होगा एनओसी के लिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन और ड्रिलिंग रिक्स भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज रिस्पॉन्सिबल होगी रजिस्ट्रेशन फॉर द ड्रिलिंग रिक्स ऑपरेटिंग, जो कि होगी इनकी जुडिशन के अंदर, और मेंटेन करेगा डेटाबेस। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सलाइन ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। सलाइन मतलब कि जो सॉल्टी वाटर होता है, जो इंडस्ट्री होंगी वो एग्जेम्प्टेड होंगी फ्रॉम पेइंग ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज सलाइन वाटर ग्राउंड वाटर पे होती है, उसको एब्स्ट्रक्शन के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड एरियाज, जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो फॉल कर रहे हैं अगर 500 मीटर के अंदर, जो कि एक डिमार्केट वेटलैंड एरिया में आ रहा है, तो वो मैंडेटरी होगा क्योंकि उनको सबमिट करना पड़ेगा प्रपोजल जो इंडिकेट करेगा ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन पे, जो कि प्रोजेक्ट अगर इफेक्ट नहीं करेगा उस प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया को। अब यहाँ पे फर्दरमोर क्या बात करें कि सीकिंग परमिशन जो होगी वो होगी CGW है, जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट वेटलैंड अथॉरिटीज से, ताकि वो स्टैब्लिश करे अपने प्रोजेक्ट को। एनवायरमेंटल कंपनसेशन का ये मतलब है कि अगर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का जो कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा है इंडस्ट्री के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा, तो वो विदाउट एनओसी वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, और वो कंसिडर करेंगे इलीगल। ठीक है, और उनको लाइबिलिटी बन जाएगी कि उनको पे करना पड़ेगा एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जो मिनिमम कंपनसेशन है वो एटलीस्ट 1 लाख है। जो पेनल्टी है वो नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनओसी गाइडलाइंस होगी, तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक की होगी। गाइडलाइंस जो होगी ऑथराइज करेगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, जो इन्फोर्स करेंगी कि उनको सील करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर को, और प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा जो वायलेट कर रहा है एनओसी को, एनओसी कंडीशंस को। टाइम पीरियड जो है इसमें एनओसी का इशू करा गया न्यू गाइडलाइंस में, जो 2 से लेकर 5 साल तक होगा, डिपेंड करेगा एंटिटीज़ पे। जो स्टेट्स होंगे वो या यूटीज़ हैं उनको एडवाइस करा गया कि वो रिव्यू करें सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो होगी फार्मर्स के लिए, और ब्रिंग करें सूटेबल वाटर प्राइसिंग पॉलिसी, जो कि मतलब फर्दर इंप्रूव करे क्रॉप रोटेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और कोई इनिशिएटिव ताकि वो रिड्यूस करे ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर। कंसर्न्स क्या है इसमें? कंसर्न्स यही है कि कुछ एग्जाम्पशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो कि ऑफिशियल डेटा पे है। 90% ऑफ ग्राउंड वाटर जो होता है यूज़ होता है इरीगेशन के लिए, 10% होता है डोमेस्टिक के लिए और इंडस्ट्री कंज्यूमर्स के लिए। इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर एक बिगेस्ट कंसर्न है। एक कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और सेंटर के बीच में कि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस जो है एक्सपेक्ट करता है कि वो जनरेट करे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टेट के पास पावर आ जाती है, बट सेंटर भी एक गाइडलाइंस दे रहा है, तो उसकी वजह से एक टसल आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इशू, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन इशू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट होगा चीज़ है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रेस करेंगे जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए होंगे, जो न्यू इंडस्ट्री ले होंगे, और रिलेटेड बॉडीज़ के लिए है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश हुई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा, जो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा डेवलपमेंट। सेंट्रल वाटर कमीशन जो होगा वो अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो मिशन है कमीशन है वो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा, जो इनिशिएट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा बेटर बेटर रिलेशनशिप के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अदर इनिशिएटिव देख लेते हैं। जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का वो प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क, जो होगा क्रिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ लॉस के लिए, और ये एक प्लान ऑफ एक्शन बताएगा जो यूनिफाइड नेशनल पर्सपेक्टिव के होगा। नेशनल एक्वाफायर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इसमें होगा, जो कि इनिशिएट करेगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और रेगुलेशन स्कीम, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। अटल जन योजना भी इंपॉर्टेंट होगा, कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो 7 स्टेट्स में होगा, जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चल रहा है।
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लिया जा रहा है। तो इसमें से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी आएगा। पानी बचाओ पैसे कमाओ, ये एक स्कीम है जो लॉन्च हुई थी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। प्रोवाइड करेगा DPT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रिसिटी होगा टू एग्रीकल्चर कंज्यूमर। फार्मर्स जो होंगे उनको 4 रुपये मिलेंगे एज अ डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेंटिव देती है फार्मर्स को। इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट होगा माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे। जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो उन पर रेगुलेटरी बिल होगा और उनको नॉमिनल ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन फी देनी पड़ेगी, जो कि नेगेटिव हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा माइनिंग पे, जो एक तरह का सीरियस कंसर्न है इंडस्ट्री पे। ठीक है, और ये इंकरेज करेगा एक सेपरेटली डिटेल गाइडलाइंस पे। नॉट एड्रेसिंग डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी भी हमें जो ग्राउंड वाटर का डिप्रेशन है वो अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो ग्राउंड वाटर होगा क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल एरियाज में होगा, जो मतलब वो कंपनसेशन दे के कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है कि इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, कि वो बल्क में वॉल्यूम्स को, जो रिजेक्टेड ग्राउंड वाटर जैसे ग्रे वाटर, वो अवेलेबल हो अर्बन सेमी अर्बन, और वो रिसाइकल हो रीयूज़ हो। इंसेंटिव देना पड़ेगा कि हम पंप ना करें ग्राउंड वाटर को। ठीक है, फॉर लैंड यूज़ और कोई भी यूज़। इंक्रीजिंग वाटर रिसाइकलिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें वाटर रिसाइकिल करना पड़ेगा ताकि वाटर वेस्ट ना हो। ठीक है, इसराइल ने रिप्लेस करा 90% ऑफ इंडिया ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमें सीखना चाहिए कि कैसे रिप्लेस करें, रिसाइकिल करें अपने वाटर को। ठीक है, इंडिया का बस 30% है। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा हाउस होल्ड वॉश पे चल रहा है, हम 5% भी नहीं कर पाते रिसाइकिल। तो रियल टाइम डेटा जो है ग्राउंड वाटर एस्टिमेट करता है कि जो हमें जो डंप करना चाहिए और जो मिटिगेट करना चाहिए, वो हमें एक मेजर स्टेप लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि नेशनल वेल सेंसर होना चाहिए जो कवर करे ऑल द वेल्स। ठीक है, जिससे जा रहा है पानी। दूसरा है कि हमें ऑथेंटिक वेल सेंसस चाहिए। ठीक है, तीसरा है कैपिंग वाटर यूज़ होना चाहिए हमारे पास, कि हमें इतना लेना चाहिए। ये यहाँ इसके लिए इतना ही। और यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ इस सेशन को। इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं 2 पार्ट और खींच दूंगा इसके, 5.3 या 5.4। इसके बाद हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।